नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है शिक्षाशाला। जी दोस्तों, हमारे इस चैनल पे आपको सामान्य ज्ञान या फिर NCERT से संबंधित किसी भी प्रश्न जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, आपको हमारे इस चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। हमारी आज की वीडियो दोस्तों जो है वो राजनीति विज्ञान पे ऐसे प्रश्नों पर आधारित है जो आपको सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो SSC लेवल का हो, चाहे UPSC लेवल का हो, चाहे किसी और लेवल का हो। आपको हर स्तर के प्रश्न पत्रों में आपको हमारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, समय को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से निवेदन है दोस्तों कि आप हमारी वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे इस वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी यह वीडियो जो हमारी एक नई पहल है ये पहुँच सके। चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों वो ये है कि भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है। जी दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आपके पास ऑप्शंस हैं: ए राष्ट्रपति, बी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, सी मंत्रिपरिषद या फिर डी गृह मंत्री। आपको 10 सेकेंड का समय दिया जाता है। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, हम इसके उत्तर की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रपति इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जी दोस्तों, भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ना कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और मंत्रिपरिषद द्वारा। चलिए दोस्तों, अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। जी दोस्तों, संसद का दोनों जो सदन होते हैं, संसद की लोकसभा और राज्यसभा, उन दोनों की जो संयुक्त बैठक होती है, जो एक साथ उनकी बैठक होती है, उस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? सीधा सा प्रश्न है। ऑप्शन ए है राज्यसभा का सभापति, ऑप्शन बी है राज्यसभा का उपसभापति, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति या फिर ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। जी दोस्तों, आपको 10 सेकेंड का समय दिया जाता है। आप जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। दोस्तों चलिए इसके उत्तर की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन डी यानी कि लोकसभा अध्यक्ष इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जी दोस्तों, जो संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की जाती है, उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। चलिए दोस्तों, अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो है संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। जी दोस्तों, सिंपल सा प्रश्न है कि संविधान में जो संशोधन है उसको करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत संसद को प्रदान किया गया है। ऑप्शंस आपके पास है। ऑप्शन ए आर्टिकल 360, ऑप्शन बी आर्टिकल 362, ऑप्शन सी आर्टिकल 368 या फिर ऑप्शन डी आर्टिकल 370। आपको 10 सेकेंड का समय दिया जाता है दोस्तों, अपना उत्तर जल्दी से हमें बताएं। क्वेश्चन को एक बार ढंग से पढ़े दोस्तों, आपका आंसर गलत ना हो, आप कोशिश करें। दोस्तों चलिए हम उसके उत्तर की ओर बढ़ते हैं। जो इसका सही उत्तर है वो, अगर हम अनुच्छेद 360 की बात करें, जी दोस्तों, अनुच्छेद 360 जो है वो वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी से संबंधित है। फाइनेंशियल इमरजेंसी। यदि हम दोस्तों अनुच्छेद 362 की बात करें तो इसको अब निरस्त किया जा चुका है संसद के द्वारा। जो 26वां संशोधन था संविधान का, उसके द्वारा इस अनुच्छेद को निरस्त किया जा चुका है, यानी कि अब ये अनुच्छेद जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता। ये जो दोस्तों अनुच्छेद है इसको 1971 में निरस्त कर दिया गया था जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, क्योंकि इस अनुच्छेद के तहत जो देसी रजवाड़े थे या फिर जो राज्य के जो देसी रियासतें थी उनको कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए गए थे, तो राजा महाराजाओं को उसका लाभ मिलता था। तो उन्होंने गरीबी हटाओ का जब नारा दिया, उसी के साथ साथ उन्होंने प्रीवी पर्स को भी ख़त्म कर दिया था। अगर हम दोस्तों अनुच्छेद 368 की बात करें तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जी दोस्तों, अनुच्छेद 368 जो है वो संविधान के
संविधान के अंतर्गत संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान करता है? जी दोस्तों, अनुच्छेद 368 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए दोस्तों, अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो है कि मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको दिया गया है? जी दोस्तों, जो मौलिक अधिकार हमारे फंडामेंटल राइट्स, उन पे उनके खिलाफ सुनवाई करने का अधिकार, यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो कहाँ पे अपनी अपील कर सकता है? इसका अधिकार किसको दिया गया है सुनवाई करने का अधिकार? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, या फिर ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, यानी कि ए और बी दोनों। तो आपको जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों, हम इंतजार करेंगे आपके उत्तर का। दोस्तों, अगर हम इसके सही उत्तर की बात करें तो जो मौलिक अधिकार हैं उन पर सुनवाई करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को आर्टिकल 32, सिर्फ 32, और उच्च न्यायालय को आर्टिकल 226, प्रधानमंत्री को इस पर कोई अधिकार नहीं। यानी कि जो सही उत्तर है वह ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को ही मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार प्रदान किया गया है, जिसके तहत ये लोग रिट जारी करते हैं। चलिए दोस्तों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सन 1600 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा भारत में किस कंपनी का गठन किया गया था? जी दोस्तों, 1600 ईस्वी में किस कंपनी का गठन अंग्रेजों द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शन से ए इंडिया ईस्ट कंपनी, बी ईस्ट इंडिया कंपनी, सी वेस्ट इंडिया कंपनी, या फिर डी ब्रिटिश कंपनी। आपको अपना उत्तर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों, अगर हम इसके सही उत्तर की बात करें तो वो है बी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी। जी दोस्तों, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही भारत में इस कंपनी का गठन किया गया था, जिसने पूरी तरह लूट मार मचा रखी थी पूरे इंडिया में, पूरे भारत में इन्होंने लूट मार करी, भारत का पैसा लेकर विदेश गए। हालांकि इन्होंने कोई डेवलपमेंट के कार्य भी किए। जो उत्तर है वह ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों, अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो है इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? जी दोस्तों, प्रश्न है इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट्स इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी है समानता का अधिकार, ऑप्शन सी है स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार। जल्दी से जल्दी अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों, अगर हम इसके सही उत्तर की बात करें तो वो है संपत्ति का अधिकार। जी दोस्तों, जो संपत्ति का अधिकार है ये पहले आर्टिकल 31 में था, किंतु अब इसे निरस्त कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार को दोस्तों अब वर्तमान में कानूनी अधिकार बना दिया गया है अंडर द आर्टिकल ऑफ 300A। जी दोस्तों, अब इसको लीगल राइट बना दिया गया है आर्टिकल 300A के तहत। तो जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन डी, ये अब मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, यानी कि शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये तीनों ही वर्तमान में भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित हैं। जी दोस्तों, चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था या किसे चुना गया था? जो संविधान सभा थी जिसने संविधान बनाया था, उसके जो परमानेंट स्थायी अध्यक्ष थे वो किसे बनाया गया था? ऑप्शन ए है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी डॉक्टर बी एन राव, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए दोस्तों, इसके उत्तर की ओर बढ़ते हैं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किए गए थे। चलिए दोस्तों, अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? जो प्रारूप समिति थी दोस्तों, जिसने संविधान को प्रारूप प्रदान किया था, उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर बी एन राव, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। आप जल्दी से अपना उत्तर बताएं।
दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जी दोस्तों, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के तहत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि जो पुरस्कार है या अलंकार है ये प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 23, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 19 या फिर ऑप्शन डी है हमारा अनुच्छेद 18। जी दोस्तों, आपको बताना है कि जो आजकल जो पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं भारत सरकार द्वारा वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों अगर हम इसके सही उत्तर की बात करें तो वो है ऑप्शन डी, यानी कि अनुच्छेद 18। जी दोस्तों, अगर हम अनुच्छेद 23 की बात करें तो उसका संबंध बाल मजदूरी से है। ये बाल मजदूरी पर रोक लगाता है। अगर हम अनुच्छेद 20 की बात करें तो उसका संबंध दोस्तों जो प्रिजनर्स होते हैं या कैदी होते हैं उन पर दोष सिद्धि के अधिकार से संबंधित है। यदि किसी कैदी को उसका बिना दोष बताए उसको जेल में डाल दिया जाता है तो उसको अधिकार है कि वो अपनी दोष सिद्धि के बारे में अपील कर सकता है। यदि हम ऑप्शन सी यानी कि अनुच्छेद 19 की बात करें तो उसका संबंध दोस्तों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति। यदि हम ऑप्शन डी की बात करें तो बिल्कुल सही उत्तर है। जो अनुच्छेद 18 है इसका संबंध दोस्तों उपाधियों का अंतर से है, किंतु इसमें कुछ ऐसी उपाधियां भी हैं जो भारत सरकार द्वारा लोगों के सम्मान में दी जाती हैं। जी दोस्तों, कुछ लोगों को सम्मान में दी जाती हैं ऐसी उपाधियां, जैसे कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये सब जो पुरस्कार हैं ये लोगों के सम्मान में दिए जाते हैं। तो इसका संबंध अनुच्छेद 18 से है। चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो है भारत के किस अंग में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है? जी दोस्तों, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, ऑप्शन ए है नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन बी है मूल अधिकार, ऑप्शन सी है संविधान की प्रस्तावना या फिर ऑप्शन डी इन सभी में। चलिए दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जी दोस्तों, जो नीति निर्देशक तत्व है इनमें अनुच्छेद या आर्टिकल 37, आर्टिकल जो 37 है इसमें लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की अवधारणा निहित है। ये पूरे डीपीएसपी का ही उद्देश्य है भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो है प्रश्न 11वां, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बहुत ही आसान सवाल है, आपको जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों, ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है ये। ऑप्शन बड़े इजी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BN राव, डॉक्टर BR अम्बेडकर या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन ए, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न 12वां। प्रश्न 12वां कहता है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, आपके पास ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, HJ कानिया, गणेश वासुदेव मावलंकर या फिर में से कोई नहीं। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों हमें। देखिए दोस्तों, जिसका सही उत्तर है वह ऑप्शन सी, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर जी जो थे ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? बहुत ही आसान सवाल है, ऑप्शन से बड़े इजी हैं। ये सीधा आपसे पूछना चाह रहा है कि जो राष्ट्रपति शासन है वो राज्य में किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? आर्टिकल 370, आर्टिकल 360, आर्टिकल 356 या फिर आर्टिकल 365। जल्दी से अपना उत्तर बताएं।
दोस्तों यदि हम आर्टिकल 370 की बात करें तो इसे अब निरस्त कर दिया जा चुका है 5 अगस्त 2019 में ही। इसका संबंध जो जम्मू कश्मीर राज्य है उसमें, राज्य जो था अब तो खैर उसको हटा दिया गया राज्य के दर्जे से, उसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश बांट दिए गए, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। दोस्तों जो जम्मू कश्मीर जो पहले राज्य था उसमें कुछ विशेष अधिकार उस राज्य को दिए गए थे जो आर्टिकल 370 से संबंधित था। यदि हम आर्टिकल 360 की बात करें तो उसका संबंध फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल से है, पहले ही बता दिया जा चुका आपको। यदि हम आर्टिकल 356 की बात करें तो दोस्तों जिसने भी ऑप्शन सी सेलेक्ट किया है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी जो है वो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। जी दोस्तों, राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन है वो आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 14, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको दिया गया है? माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये प्रश्न रिपीट हो गया है, पर कोई नहीं, देखते हैं आपको याद है या नहीं। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं, इसके लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। ये दोस्तों समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर जो है वो ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को। सर्वोच्च न्यायालय को आर्टिकल 32 और उच्च न्यायालय को आर्टिकल 226। चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये आज का लास्ट प्रश्न है, इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, किंतु हाँ आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना होगा उस क्वेश्चन का। जिसका आंसर सही होगा उसको मेरी तरफ से रिप्लाई या फिर हर्ट मिलेगा। चलिए दोस्तों, जो आज का अंतिम प्रश्न है 15वां, वो है आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई? आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई? आपके पास ऑप्शन सामने ही है, जल्दी से जल्दी अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो दोस्तों जिसने भी ऑप्शन बी सेलेक्ट किया है 26 नवंबर 2012 बिल्कुल सही है। 26 नवंबर 2012 को ही अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की स्थापना की गई थी, जिसकी सरकार अभी दिल्ली में है। दिल्ली के मुख्यमंत्री भी आम आदमी पार्टी सरकार के ही अरविंद केजरीवाल जी हैं। चलिए दोस्तों अब एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसका उत्तर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। जिसका भी उत्तर सही होगा उसको मेरी तरफ से हार्ट मिलेगा। क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? जी दोस्तों, आपको आंसर बताना है कि वर्तमान में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भारत में है। ऑप्शन है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, या फिर 29 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश, या फिर 28 राज्य और 10 केंद्र शासित प्रदेश, या 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। देखते हैं दोस्तों किसका आंसर सही होता है। हम अपनी वीडियो को एंड करते हुए आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ये वीडियो पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जनरल नॉलेज इंप्रूव हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों मैं आपको अलविदा कहना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।